नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस से संबंधित, दूसरे नंबर पे जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित, और तीसरे नंबर पे देखो वैसे ये जो आर्टिकल है ना बीच में बड़ा सारा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है। ये आर्टिकल मैंने तैयार भी कर लिया, लेकिन इस आर्टिकल से ज़्यादा नए कुछ पॉइंट्स निकल के आते नहीं हैं। वही घिसे पिटे पॉइंट्स जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता से जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है तो एनोनिमिटी रहती है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। जो कंपनीज की बैलेंस शीट्स होती हैं उसमें वो बताते हैं कि हमने इतना पॉलिटिकल डोनेशन दिया है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी 20,000 से ऊपर चंदा जो मिला है वो इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है। तो दोनों आपस में आप मिला लीजिए। ऐसे कौन मिला सकता है? कोई सिटीजन मिला सकता है? इतना टाइम है उसके पास में? तो राइटर वही कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रूलिंग पार्टी को फायदा होता है और जनता को नुकसान होता है। अपोजिशन को तो नुकसान होता ही है, जनता को नुकसान होता है। कैसे? देखो, आप जब वोट देना जाते हो ना, तो एक प्रकार से वोट के माध्यम से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको यह नहीं पता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को किससे चंदा मिला है, किस कॉर्पोरेट ग्रुप से चंदा मिला है, तो मतलब आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को ठीक से तब एक्सप्रेस कर पाओगे जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन है किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से चंदा मिला है। यानी आपके आर्टिकल नंबर 19 का यह उल्लंघन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, वोट देना मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना। लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से चंदा मिला, मतलब आपके आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी भी कमजोर होती है। और देखो, कॉर्पोरेट ग्रुप इतना इतना चंदा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं और वो एनोनिमस रहता है, तो ये 1 वोट 1 वैल्यू के कंसेप्ट के भी तो अगेंस्ट है ना। जैसे देखो, मैंने दिया 1 वोट और दूसरी तरफ अदानी, जिसने मान लीजिए उस पार्टी को डोनेशन दिया 1000 करोड़, जो अब सत्ता में आ गई है। अब बताओ, मेरी बात ये रूलिंग पार्टी वाले सुनेंगे या फिर अदानी जिसने 1000 करोड़ रुपए पॉलिटिकल डोनेशन दिया था उनकी बात सुनेंगे? तो उनका वजन हो जाता है ना, उन्होंने इतना इतना डोनेशन दिया है। तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स की फंडिंग के भी अगेंस्ट है राइटर। तो ये कुछ अलग से पॉइंट्स निकल के आते थे जो हमने डिस्कस कर लिए। बट एक जो आर्टिकल है ना वो हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित। कई बार देखो, आर्टिकल तैयार करने में बल्कि कम टाइम लगता है, लेकिन ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है ना कि हमारा कौन सा आर्टिकल कवर नहीं हुआ है, कौन सा मतलब इशू हमने अभी तक सिलेबस के अकॉर्डिंग हाल फिलहाल में कवर नहीं किया है। ये ढूंढने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो टेलीकॉम सेक्टर को हमने नहीं डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एथिक्स का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट देयर शुड बी प्रोफेशनल वर्क कल्चर इन सिविल सर्विसेज। मैं फिर से बोलता हूं, सिविल सर्विसेज के अंदर प्रोफेशनल वर्क कल्चर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के व्यू में आपको 5 वैल्यूज बतानी है जो सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है ताकि वो प्रोफेशनल वर्क कल्चर को अपना सकें। बताओ, जल्दी से मन में सोच के बताइए कि सिविल सर्वेंट्स में कौन सी 5 प्रोफेशनल वैल्यूज होनी चाहिए ताकि वो ऐसे काम करे कि सिविल सर्विसेज का जो वर्क कल्चर है वो प्रोफेशनल हो। कौन सी 5 वैल्यूज आपके मन में आती हैं? सोचिए, मतलब आंख बंद करके आप सोचिए। देखो, मैं बताता हूं आपको 5 वैल्यूज ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। सिविल सर्वेंट्स में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस होनी चाहिए, मतलब कि उनका ये काम है जनता को रिस्पॉन्ड करना। कोई शिकायत लेके आता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उस पर्सन की शिकायत को सुनना। वो रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं आपकी शिकायत क्यों सुनूं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी पोस्ट ये कहती है कि जनता की जो भी ग्रीवेंस हैं उनको आप एड्रेस करो। तो ये पहली वैल्यू है, आप बोल सकते हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। दूसरी, एक्सपर्टीज। देखो, आज के समय में ना सिविल सर्वेंट्स के लिए जो पहले बोला जाता था ना जर्नलिस्ट सर्विस है, नहीं, आज के समय में ना बहुत सारी ऐसे डोमेन्स आ गए हैं जिसमें सिविल सर्वेंट्स को एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। तो सिविल सर्वेंट जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा ना उतना ज़्यादा वो बेहतर ढंग से उस डोमेन में काम कर सकेगा। तो जैसे ही ट्रांसफर होती है सिविल सर्वेंट की, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस डोमेन में वो आया है उस डोमेन से संबंधित जल्द से जल्द वो कम से कम जो बेसिक एक्सपर्टीज है ना वो हासिल करें। ये दूसरी वैल्यू है।
इसके बाद तीसरी वैल्यू है रिजल्ट ओरिएंटेशन। सरकार देखो हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है स्कीम्स के ऊपर, लेकिन कई बार पैसा जो है वो पानी की तरह बह जाता है, आउटकम नहीं निकल के आती। तो ये ग्राउंड लेवल पे सिविल सर्वेंट्स की ड्यूटी बनती है, जितने पैसे खर्च हुए हैं। ऐसा नहीं कि टॉयलेट्स आपने बनवा दिए आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं। आप देखो मेन जो काम था वो स्वच्छता को प्रमोट करने का था, नहीं तो टॉयलेट बनाना तो एक आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट था, मीन था हायर एंड अचीव करने का। हायर एंड क्या था? स्वच्छ भारत अभियान। तो टॉयलेट बनाने के साथ ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी वहां से स्टार्ट होती है कि लोग जो है उन टॉयलेट्स का इस्तेमाल भी करें। तो जो अप्रोच है ना वो आउटकम बेस्ड होनी चाहिए, समझ गए? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। देखो मेरी जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि न्यूज़पेपर बस एडिटोरियल डिस्कस कर लिया मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं। एडिटोरियल डिस्कस करने के साथ तो जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। हायर एंड तो ये है ना कि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। एडिटोरियल डिस्कस करना इज जस्ट इंस्ट्रूमेंट, जस्ट टूल कि आपको एग्जाम में मदद मिले, आउटकम अच्छी आए एडिटोरियल डिस्कशन की, वो इंश्योर करना मेरा काम है, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करना कि हाँ एडिटोरियल डिस्कस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज है एफिशिएंसी। जितना रिसोर्स सिविल सर्वेंट्स यूज कर रहे हैं ना उनको एफिशिएंटली यूज करना जरूरी है। ऐसा नहीं पैसा आपने ज्यादा खर्च कर दिया, आउटकम कुछ खास निकल के नहीं आई। देखो हमारा जो देश है ना वो स्केर्स रिसोर्सेज वाला देश है, रिसोर्सेज की कमी है, तो उनको एफिशिएंटली यूज करना जरूरी है। तो ये एक वैल्यू होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स के पास में। लास्ट है कमिटमेंट एंड सिंसियरिटी। देखो सिविल सर्वेंट्स कमिटेड होने चाहिए सर्विसेज के प्रति। ऐसा नहीं कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आप प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हो, काम ऐसे कर रहे हो जैसे जनता के ऊपर एहसान कर रहे हो, नहीं। सिविल सर्वेंट के नाम में ही सर्वेंट है, सर्विस के प्रति कमिटमेंट होनी चाहिए, भाव होना चाहिए कि हाँ जनता की वेलफेयर करनी है, उनकी जो लाइफ है उसको आसान बनाना है। ये कमिटमेंट, ये सिंसियरिटी सिविल सर्वेंट्स में होना जरूरी है। तो ये हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज कंडक्ट की, एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो इंडिया और सेंट्रल एशिया के प्रीमियर्स के बीच एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और सेंट्रल एशिया के 5 देशों की तरफ से उनके प्रेसिडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस वर्चुअल समिट के बाद एक जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई उसमें कहा गया, वैसे तो देखो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में सिविलाइजेशनल, कल्चरल, ट्रेड और पीपल टू पीपल लिंकेजेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल अफगानिस्तान में जो तालिबान का रूल आ गया है और इसके अलावा डायरेक्ट लैंड रूट की एक्सेस नहीं है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में। ये दो बड़े चैलेंजेस हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में रिलेशंस को मजबूत बनाने की दिशा में। आप यहां पर देखो सामान अगर भेजना हो, बीच में देखो पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, तो इंडिया एक्सेस कहां से करे सेंट्रल एशिया को? मेनली देखो 3-4 ऑप्शंस हैं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू सामान भेजना ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर समय इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब रहते हैं, तो ये पूरा तो ऑप्शन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो सी की सहायता से सेंट्रल एशिया में सामान भेजा जाए या फिर इंपोर्ट किया जाए, ये एक मेजर ऑप्शन है। लेकिन देखो इसमें भी चैलेंजेस हैं। जैसे छबार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया है ईरान में, हालांकि पिछले दिनों खबर आई थी कि छबार पोर्ट को यूज़ करने के जो राइट्स हैं ईरान चाइना को भी दे रहा है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन इंडिया को पास अगर एक्सेस राइट्स हैं भी सही छबार पोर्ट को एक्सेस करने के, यहाँ पे मान लीजिए छबार पोर्ट है, तो यहाँ से आगे फिर सामान भेजना है तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तो अच्छी लैंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ईरान बोलेगा हम क्यों इन्वेस्ट करें, आप इन्वेस्ट करो। तो इंडिया इतना पैसा यहाँ पर ईरान में सड़क बनाने पर या फिर रेल बनाने पर खर्च करने को तैयार नहीं है। क्यों? इंडिया को रिस्क है यूएसए से। इंडिया को लगता है कि अरे हम इन्वेस्ट तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूएसए कल को सैंक्शंस लगा दे, यूएसए ये बोल दे नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हमारी सारी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो खराब हो जाएगी। एक और भी ऑप्शन है वैसे, वो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये देखो यहाँ पे है ईरान का बंदरबास पोर्ट, छबार पोर्ट तो थोड़ा यहाँ पड़ जाता है, यहाँ से पहले जाएगा सामान बंदरबास पोर्ट में और उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज में होते हुए रशिया में, इवन यूरोप में इंडिया को माल भेजना हो तो भी वो इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की सहायता से अगर भेजेगा तो ज़्यादा छोटा पड़ेगा। बट दिक्कत ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को पूरा करने में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। तो
इन सारे पॉइंट्स का एक ही मतलब निकलता है कि सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में अभी आसान कनेक्टिविटी नहीं है। आसान कनेक्टिविटी नहीं है, उसका असर देखो ट्रेड पर भी देखने को मिलता है। हमारा सेंट्रल एशिया के साथ कितना ट्रेड होता है? बहुत ही कम, $2 बिलियन से भी कम। और चाइना का इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कितना ट्रेड होता है? $41 बिलियन से ज़्यादा। कैसे हम चाइना का मुकाबला करेंगे? सोच के देखो, कहाँ $41 बिलियन, कहाँ $2 बिलियन। और $2 बिलियन में भी ना हम ज़्यादातर एनर्जी इंपोर्ट करते हैं कजाकिस्तान से। बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड जो है वो नाम मात्र का है। चाइना तो ये भी बोल रहा है कि 2030 आते आते हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड जो है वो डबल कर देंगे। और इवन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना इन देशों में इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो अलग है। तो देखो इंडिया कितना पिछड़ गया है। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। चाइना की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, लेकिन इंडिया की नहीं है। इंडिया का एक पूरा जो वेस्टर्न पोर्शन है वो तो देखो ब्लॉक ही हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। खैर, इसके बाद चैलेंजेस की अगर बात करें, तापी पाइपलाइन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस पाइपलाइन पे पहले बात चल रही थी, लेकिन अब इंडिया का मूड खत्म हो गया। मतलब इंडिया ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं इस पाइपलाइन में। क्यों? क्योंकि देखो ये पाइपलाइन होके गुजरेगी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। तो इंडिया को लगता है इतना पैसा खर्च करने के बावजूद अगर ये पाइपलाइन अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से गुजरेगी, कल को रिलेशंस खराब हो गए, पाइपलाइन की सुरक्षा भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। बेशक मान लीजिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारें चाहें कि हम पाइपलाइन को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वहां पर इतने सारे जो टेररिस्ट है वो एक्टिव हैं, तो सरकार के चाहते हुए भी ये पाइपलाइन जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया। इंडिया को लगता है पैसा ज़्यादा खर्च होगा, उतना आउटकम नहीं निकल के आएगा। नेक्स्ट चैलेंज, अफगानिस्तान में देखो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। ड्रग्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, रेडिकलिज्म इंक्रीज होगा, और इन सब चीज़ों से ना खतरा सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी है और इंडिया को भी है। तो अभी जो वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ ना, अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। नेक्स्ट चैलेंज, वैसे देखो पहले रशिया यहां पे डोमिनेंट प्लेयर हुआ करता था, क्योंकि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, ये पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन अब चाइना का जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। कहीं ना कहीं रशिया भी इस चीज से थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करता है, लेकिन अभी उतना ज्यादा नहीं। अभी हाल ही में जैसे सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वर्चुअल समिट अटेंड किया, उसी प्रकार का वर्चुअल समिट चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी उन्होंने अटेंड किया। और पाकिस्तान, जो कि देखो चाइना का परम मित्र है, पाकिस्तान भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में लगा हुआ है जब से तालिबान सत्ता में आया है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज पता क्या है? ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो पाकिस्तान इनको बोलता है हम आपको ना इंडियन ओशन का एक्सेस दे देंगे। आप ये मैप देखिए, यहां से सामान आएगा पाकिस्तान के थ्रू और वो इंडियन ओशन को एक्सेस कर सकेंगे। पाकिस्तान इनको ग्वादर पोर्ट की एक्सेस देगा ताकि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपना सामान भेज सकें विभिन्न देशों को, जैसे येमेन को, कहीं और। तो इनको इंडियन ओशन की एक्सेस मिल जाएगी पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान के पास एडवांटेज है। तो इंडिया को भी देखो अपने कार्ड्स जल्दी से प्ले करने होंगे। वैसे इंडिया बोलता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकल लिंकेजेस से काम नहीं चलेगा ना। आपको ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इन सबको मजबूत बनाना होगा। और इंडिया अगर सेंट्रल एशिया में रेलेवेंट बना रहना चाहता है तो ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा अच्छे कदम इंडिया को उठाने होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 10 दिसंबर 2021 को ना जी न्यूज़ ने एक इंटरव्यू लिया था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई से। इनसे पूछा गया इंडियन जुडिशरी में करप्शन के बारे में आपका क्या कहना है। जानते हो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने बोला देखो करप्शन हमारी सोसाइटी में उतना पुराना है जितनी पुरानी सोसाइटी है, यानी जब से सोसाइटी बनी है तब से करप्शन हमारे समाज में है। और जजेस जो हैं वो स्वर्ग से नहीं टपकते, वो भी सोसाइटी से ही निकल के आते हैं। तो कहने का तो मतलब उनका ये हुआ ना कि जुडिशरी में करप्शन है। तो राइटर के अनुसार उनके ऊपर
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट की जो डिग्निटी है वो डिग्रेड की है। जस्टिस गोगोई ने अपने इन रिमार्क से सुप्रीम कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़्यादा तौहीन की है। इसके बाद राइटर देखो एक्सप्लेन ये करते हैं, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि कोई पर्सन अगर किसी जज के अगेंस्ट या फिर जुडिशरी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है तो उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसने जज की या फिर कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट की है। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए लगता है जिसने जज की या फिर कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट की है ना, उसने एक प्रकार से सिटीजन्स का जो विश्वास है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है जुडिशरी के अंदर, वो कम करने का काम किया है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, कार्रवाई होती है उस पर्सन के अगेंस्ट। समझ गए? मतलब बात तो वही है लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग है। अगर मैं अभी कुछ बोल देता हूं सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मेरे खिलाफ कार्रवाई करते वक्त जज ये बोलेंगे मैं आपके खिलाफ इसलिए नहीं कार्रवाई कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरे खिलाफ बोला, मैं आपके खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर रहा हूं क्योंकि आपने जनता का जो विश्वास है ना वो तोड़ने का काम किया है जुडिशरी के अंदर मेरे खिलाफ बोल के। मेरी डिसरिस्पेक्ट से क्या हुआ है, जनता का जो विश्वास है जुडिशरी के अंदर से वो कम हुआ है, इसलिए मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं, ये राइटर बोलते हैं। इसके बाद देखो वो बोलते हैं इसी वजह से मार्कंडे काटजू, प्रशांत भूषण और काफी सारे लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज लगे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। हालांकि मार्कंडे काटजू इन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन जस्टिस गोगोई जो कुछ बोल रहे हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके कार्यकाल में भी करप्शन हुआ हो। तभी तो वो बोलते हैं जितनी पुरानी सोसाइटी उतना पुराना करप्शन, इसका मतलब उन्होंने करप्शन किया था। फिर राइटर एग्जाम्पल देते हैं, जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, तो वो मास्टर ऑफ रोस्टर थे। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब वही डिसाइड करते थे कौन सा केस कौन सी बेंच के पास जाएगा। तो उन्होंने ना एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप से संबंधित 8 केसेस जो है ना एक ही जज को दिए। उस जज का नाम है जस्टिस अरुण मिश्रा, और 8 के 8 केसेस में ना अरुण मिश्रा ने उसी बिजनेस ग्रुप के पक्ष में फैसला किया। आपको जानने की इच्छा होगी वो बिजनेस हाउस कौन सा है? मुझे भी थी, मैंने भी सर्च किया नेट पे। वो बिजनेस हाउस है अदानी। राइटर आर्टिकल में तो नहीं लिखते हैं, लेकिन इस केस से सर्च किया तो पता लग जाता है। तो राइटर का कहने का मतलब है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अदानी बिजनेस ग्रुप से संबंधित 8 के 8 केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ही जज को सौंपे, वो है जस्टिस अरुण मिश्रा। और जस्टिस अरुण मिश्रा ने 8 के 8 मामलों में अदानी ग्रुप के पक्ष में फैसला दिया। और बाद में जब रंजन गोगोई ने अपनी बुक का विमोचन किया, अपनी बुक लॉन्च की, तो वो अदानी, मतलब ऐसा बोल रहे हैं वो कोई अदानी जो है चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे। वो आप समझ गए ना एसेंस, वो कहना चाहते हैं उस बिजनेस ग्रुप के साथ ऐसा लगता है कि जैसे पर्सनल रिलेशंस हो रंजन गोगोई के। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं इवन देखो 8 मामलों में से कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनकी सुनवाई इवन समर वैकेशंस के दौरान भी हुई और जल्दी जल्दी हुई। जैसे आज के दिन एक पक्ष का आर्ग्यूमेंट सुन लिए, कल के दिन दूसरे पक्ष के आर्ग्यूमेंट सुन लिए, फिर बेंच ने फैसला जो है वो रिजर्व रख लिया। इतने क्या ये अर्जेंट मैटर्स थे? पूछते हैं राइटर। ऐसा देखो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहले सिर्फ एक बार हुआ है। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे जस्टिस के.एन. सिंह। इन्होंने देखो एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप के कई सारे मामले हैंडल किए और सब मामलों में उस बिजनेस ग्रुप को रिलीफ प्रोवाइड की। लेकिन उस समय फिर बार के मेंबर्स ने, अटॉर्नी जनरल ने विरोध किया, ये आप क्या कर रहे हो? तो तब तक वो रिटायर हो चुके थे। फिर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कनिया आ गए थे। इन्होंने जल्दी से एक्ट किया और उन सभी ऑर्डर्स को रिकॉल कर लिया। दोबारा से सुनवाई हुई उन सभी मामलों पर ताकि जुडिशरी की जो इमेज है उसे रिस्टोर किया जा सके। तो राइटर आह्वान करते हैं इन 8 मामलों में जिनमें अदानी ग्रुप को रिलीफ प्रोवाइड की गई थी जस्टिस अरुण मिश्रा वाली बेंच ने, उन मामलों की फिर से सुनवाई होनी चाहिए ताकि जुडिशरी की जो इमेज है उसे रिस्टोर किया जा सके। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी नहीं है, पहले थे, फॉर्मर हैं, रंजन गोगोई, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको कम करने का काम किया है। ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो टेलीकॉम सेक्टर में इश्यूज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो वोडाफोन आइडिया को ना सरकार के पैसे लौटाने थे, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे देने के लिए है नहीं। तो वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने ना एक
अप्रूवल पास किया है, इन्होंने सरकार को बोला है कि हमें आपको जितना पैसा देना है ना, उसकी आप इक्विटी ले लीजिए हमारी कंपनी में, यानी ओनरशिप ले लीजिए। तो इस प्रकार से वोडाफोन आइडिया को जो सरकार का पैसा लौटाना है ना, वो लौटाएंगे। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये पूरा टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। ये तो सिर्फ कंटेक्स्ट था, मतलब इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे वो इस मुद्दे से संबंधित नहीं डिस्कस करेंगे, पूरा टेलीकॉम सेक्टर में क्या एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ टेलीकॉम सेक्टर का, और क्या क्या स्कोप है टेलीकॉम सेक्टर का, सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं। देखो, टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक इंडस्ट्री है। आज के समय में तो देखो, आप देख रहे हो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं, सब में इंटरनेट का तो इस्तेमाल होता ही है। अब हर कोई तो देखो वाईफाई इस्तेमाल करता नहीं है, ज़्यादातर लोग तो टेलीकॉम सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हैं और उनकी सहायता से ही वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। किस प्रकार से टेलीकॉम सेक्टर इवोल्व हुआ? टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में 165 साल पुराना है। पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1851 में। पहली ऑपरेशनल लैंडलाइन इस्टेब्लिश हुई थी कोलकाता के नज़दीक। ये देखो, ऑपरेशनल लैंडलाइन सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। हालांकि टेलीफोन सर्विसेज औपचारिक रूप से हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुई काफ़ी बाद, 1881 में। 1984 तक तो देखो हमारे देश में जो टेलीकॉम सेक्टर था ना, वो टोटली सरकार के अंडर था। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ इतना अलाउ किया गया था कि आप टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। जैसे रेलवे है आज के समय में, रेलवेज के जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़े थोड़े प्राइवेट सेक्टर वाले मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन सारी जो रेल सर्विसेज हैं वो सरकार के पास हैं। हालांकि अब सरकार कुछ ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज करना चाहती है और इस संदर्भ में सरकार ने प्रयास भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहले टेलीकॉम सर्विसेज सारी की सारी सरकार के पास थी। 1985 में सरकार ने क्या किया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पहले ये इकट्ठा हुआ करता था, सरकार ने इस डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया कि पोस्ट ऑफिस वाला अलग डिपार्टमेंट और टेलीकम्युनिकेशन वाला अलग डिपार्टमेंट। आज के समय में इंडिया देखो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है। क्यों? पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा है। हमारे देश में सब्सक्राइबर बेस है 1.20 बिलियन का। टेलीकॉम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम भी चलाई हैं, जैसे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, पीएम वानी स्कीम। ये जो स्कीम है मेनली ये टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित नहीं है, ये इंटरनेट प्रमोट करने के लिए आप कह सकते हो। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करें। पहले टेलीकॉम सेक्टर में बाहर से जो एफडीआई आया करती थी उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। ऑटोमेटिक रूट से, मतलब ऑटोमेटिक रूट वो रूट होता है परमिशन लेने के, लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती, सीधी एफडीआई आ सकती है। तो पहले सिर्फ 49% एफडीआई अलाउड थी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से, लेकिन अक्टूबर 2021 में सरकार ने इसे इंक्रीज करके 100% कर दिया है। तो एफडीआई नॉर्म्स का जो डीरेगुलेशन हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में, इसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में आ रही है। पहले इन्वेस्टमेंट आना आसान नहीं था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट आना टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो आज के समय में हमारे देश में जो एफडीआई आती है ना विभिन्न सेक्टर्स में, उसमें से टेलीकॉम सेक्टर तीसरे नंबर पे है, यानी तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है वो टेलीकॉम सेक्टर में ही आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर को क्यों मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहला पॉइंट, वैसे देखो ये पिछली स्लाइड में जो ऑटोमेटिक रूट पर आपको डाउट हो ना कि ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई कैसे आती है, ऑटोमेटिक रूट मतलब एफडीआई ऑटोमेटिक आ सकती है, नाम से ही जाहिर है। सरकार से या फिर आरबीआई से किसी प्रकार की कोई अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, ये है ऑटोमेटिक रूट। तो डाउट अगर आपके मन में आया होगा तो खत्म हो गया। तो हाँ, सबसे पहली चीज, क्यों टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत बनाने की आवश्यकता है? इतना ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है टेलीकॉम सेक्टर, डायरेक्टली 2.2 मिलियन लोगों को और इनडायरेक्टली 1.8 मिलियन लोगों को। आज के समय में तो सारे काम देख लीजिए, ये उबर, ओला, जोमेटो, स्विगी, ये सारे टेलीकॉम सर्विसेज का इस्तेमाल करके ही तो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ। ये सेक्टर देखो 2022 में इंडिया की जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन 2021 में अभी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 6.5%। एजुकेशन की बात कर लीजिए, कोविड-19 जब आया, महामारी आई, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई, लेकिन बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके क्योंकि उनके पास टेलीकॉम सर्विसेज थी, मतलब इंटरनेट चलता था उनके मोबाइल में। नेक्स्ट, पेमेंट सिस्टम हमारे देश में स्ट्रॉन्ग हुआ है। आप पेमेंट कर देते हो यूपीआई की सहायता से या फिर बार कोड को स्कैन करके। इतना मजबूत पेमेंट नेटवर्क देखो इवन डेवलप कंट्रीज में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? टेलीकॉम सर्विसेज की सहायता से। ई गवर्नेंस
आजकल सरकार इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन, कैसे पॉसिबल हो पाया? टेलीकॉम सर्विसेज की वजह से। ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है टेलीकॉम सर्विसेज। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। देखो, इंटरनेट सर्विसेज की वजह से ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत बड़ी मार्केट बन के आई है इंडिया में। दूसरे देशों में भी आई है, लेकिन इंडिया की मार्केट वैसे ही बहुत बड़ी है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है इंडिया में। टेलीमेडिसिन, जब मुझे कोविड हुआ था ना, तो मतलब मैं यहीं पे था दिल्ली में, तो मैंने ऑनलाइन ही कंसल्टेशन ली थी जो अपोलो के डॉक्टर्स हैं। तो टेलीमेडिसिन वास्तव में एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आप घर बैठे दूर दराज के अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो, आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो नई नई टेक्नोलॉजीज है ना, उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको हायर और बेटर डेटा सर्विस चाहिए, मतलब अच्छा इंटरनेट चाहिए सिंपल भाषा में। तो टेलीकॉम सर्विसेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और सर्विस सेक्टर तो आपको पता है, बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर अब ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए टेलीकॉम सेक्टर की इंपॉर्टेंस सर्विस सेक्टर के लिए भी है। तो ये तो सिर्फ देखो ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। इसके अलावा भी अनेकों पॉइंट्स मिल जाएंगे जो टेलीकॉम सेक्टर की इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे। खैर, आगे चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है टेलीकॉम सेक्टर में? सबसे पहला चैलेंज, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सेक्टर। वोडाफोन आइडिया की हालत खस्ता है, आपको पता है। इन्होंने तो इक्विटी दे दी है सरकार को, पैसे देने के लिए भैया है नहीं, आप हमारी ओनरशिप ले लीजिए। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ये पॉइंट आगे आएगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मार्जिन कम है पैसा कमाने का, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। हमारे देश में जो टेलीकॉम सर्विसेज है ना, दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं। इस वजह से बहुत सारी कंपनीज तो फेल ही हो गई हैं, अब 2-3 बची हैं, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो। पहले बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी। तो ये एक पॉइंट है, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द सेक्टर। इसके बाद दूसरा पॉइंट है लिमिटेड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी। स्पेक्ट्रम की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है और सरकार काफ़ी ज़्यादा डिले कर रही है स्पेक्ट्रम एलोकेशन में। इस वजह से जहाँ देखो एक तरफ 5G सर्विसेज जो हैं वो दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुके हैं, हमारे देश में 5G सर्विसेज का जो रोल आउट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और सरकार जिस रेट पर स्पेक्ट्रम बेचती है ना टेलीकॉम कंपनीज को, काफ़ी महंगे रेट पर बेचती है सरकार। तो इस वजह से जो रेवेन्यू मार्जिन है इन टेलीकॉम कंपनीज के वो और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये पॉइंट तो हमने डिस्कस किया ही। कंपटीशन और टैरिफ वार चलता है टेलीकॉम कंपनीज के बीच में, जैसे देखो एविएशन सेक्टर में चलता है, उसी प्रकार का वार टेलीकॉम सेक्टर में भी चलता है। जैसे रिलायंस जियो ये सोचती है कि एक बार ये कंपनीज फेल हो जाएं, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, उसके बाद तो मेरी मोनोपोली हो जाएगी। इसलिए रिलायंस जियो खुद घाटा सहन करके सस्ते प्लान बेच देती है कस्टमर्स को, इसी सोच के साथ कि एक बार ये कंपनीज फेल हो गई तो आगे जाके हम प्रॉफिट कमाएंगे अपनी मर्जी से। नेक्स्ट, आज भी देखो सेमी रूरल और रूरल एरियाज में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव देखने को मिलता है। शहरों में तो ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज में उतनी स्पीड नहीं आती। पहले से सिचुएशन इंप्रूव हुई है, लेकिन कंपेयर करें अगर अर्बन एरियाज को रूरल एरिया से, तो जाहिर तौर पर रूरल एरियाज में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है जितना अर्बन एरियाज में है। नेक्स्ट है, सरकार की जो पॉलिसीज है ना वो भी इस सेक्टर के अनुकूल नहीं है। जैसे देखो बहुत सारे देशों में ना इस प्रकार के कंसेप्ट हैं, जैसे ओला उबर के जो ड्राइवर है ना वो इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट सर्विसेज को, तो उनके लिए टेलीकॉम सर्विसेज थोड़ा स्पेशल पैकेज दे दें। ये टेलीकॉम कंपनीज जो है ना स्पेशल पैकेज दे दे कि आप हमारे प्लान यूज करोगे तो आपको इतना रुपया देना है। ड्राइवर्स के साथ नहीं, ओला उबर कंपनीज के साथ ये टेलीकॉम कंपनीज करार कर लें, पैक्ट कर लें, लेकिन सरकार ये सब अलाउ नहीं करती। तो काफ़ी देशों में ऐसे भी कंसेप्ट हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट्स को अगर आप ओपन करोगे तो जल्दी खुल जाएगी, उन पे डेटा की एक्सेस ज़्यादा अच्छी है तो वो वेबसाइट जल्दी खुल जाएंगी। लेकिन इसका विरोध किया गया और कंसेप्ट आया नेट न्यूट्रलिटी का, मतलब टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो वेबसाइट्स के साथ भेदभाव नहीं करेंगी, सभी वेबसाइट्स जितनी देर में वो खुलेंगी वो उतनी देर में खुलेंगी। ऐसा नहीं कि अमेजोन ज़्यादा जल्दी खुल जाए, फ्लिपकार्ट खुलने में 2 मिनट लग जाए, फिर तो देखो जाहिर तौर पर लोग अमेजोन से ही सामान खरीदेंगे ना, उनको लगेगा फ्लिपकार्ट खुलती नहीं। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि इनोवेशन का स्कोप कम है पैसा कमाने के लिए, गवर्नमेंट सख्त है इस मामले में। नेक्स्ट, लो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन, ये भी एक चैलेंज है। अभी तक ब्रॉडबैंड का जो पेनिट्रेशन है हमारे देश में वो कम है, पूरी तरह से हो नहीं पाया है। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है लाइसेंस फी। सरकार ना टेलीकॉम कंपनी से एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का 8% लेती है।
इंक्लूडिंग 5% एज यूनिवर्सल सर्विस लेवी। तो सरकार की जो लाइसेंस फी है ना, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। अब बारी आती है वे फॉरवर्ड की, क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए। इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस इंडिया में और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो टेलीकॉम सेक्टर को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। सरकार लाइसेंस फी कम कर दे, R&D प्रमोट करे, ताकि टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन, जो कि ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क एरिया इंक्रीज करता है, इस मिशन को ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। स्पेक्ट्रम की जब बोली होगी तो सरकार थोड़ा प्राइस कम करके ले टेलीकॉम कंपनीज से। सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करे टेलीकॉम कंपनीज के साथ और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट करे, ताकि टेलीकॉम कंपनीज भी आपस में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करें। बेटर टैरिफ प्राइसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि टेलीकॉम कंपनीज को कम से कम मिनिमम कीमत तो मिले। हालांकि इससे कस्टमर्स को नुकसान होगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कस्टमर्स को फायदा होगा। कैसे? देखो, अगर ये वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ये डूब गए तो फिर रिलायंस जियो बचेगी। रिलायंस जियो 1000 रुपये एक महीने का प्लान कर देगी, हमें तो मजबूरी में वो लेना ही पड़ेगा ना। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचें तो कंपटीशन रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने की आवश्यकता है। मतलब कि जो परमिशन सरकार से लेनी है वो आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि सरकार बड़ी मुश्किल से परमिशन दे और टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो धक्के खाते रहें। नेक्स्ट, न्यूअर टेक्नोलॉजीज को रोल आउट किया जाए। जैसे देखो 5G टेक्नोलॉजी है, एक अनुमान के अनुसार 2023 से लेकर 2040 के बीच में 5G टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है उसमें एड ऑन होगा $450 बिलियन का। अभी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द ये ट्रायल कंप्लीट करने होंगे और इंडिया में 5G सर्विसेज को रोल आउट करना होगा। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।